नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग, विभागाध्यक्ष वाणिज्य, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। डियर स्टूडेंट, इस चौथे एवं अंतिम वीडियो लेक्चर में हम एम.कॉम चतुर्थ सेमेस्टर के वैकल्पिक प्रश्न पत्र माल एवं सेवा कर जीएसटी की इकाई 4 के अंतिम टॉपिक करों का भुगतान का अध्ययन करेंगे। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत करों के भुगतान के संबंध में किए गए प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है। पहला, कर, ब्याज तथा अन्य मूल्यों का भुगतान, धारा 49। कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज, धारा 50। स्रोत पर कर की कटौती एवं उसका भुगतान, धारा 51। स्रोत पर कर का संग्रह एवं उसका भुगतान, धारा 54। अब हम इन्हें विस्तार से देखते हैं। पहला, कर, ब्याज तथा अन्य मूल्यों का भुगतान, धारा 49। इस संबंध में जीएसटी अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं। पहला, कर, ब्याज, दंड, शुल्क या अन्य भुगतान, इनका भुगतान करदाता द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण जिसे नेफ्ट कहते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस या इस अधिनियम में निर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक नगद खाता बही में जमा राशि में से किया जाएगा। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा करना। एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा दाखिल रिटर्न में स्वनिर्धारित इनपुट टैक्स क्रेडिट को उसकी इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता बही में जमा किया जाएगा। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक नगद खाता बही में उपलब्ध राशि का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक नगद खाता बही में जमा की गई राशि का उपयोग निर्दिष्ट समय के अंदर कर, ब्याज, दंड, शुल्क या अन्य भुगतान के लिए किया जा सकता है। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता बही में उपलब्ध राशि का उपयोग। इसमें उपलब्ध राशि का प्रयोग केवल कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है। ब्याज, अर्थदंड, शुल्क या अन्य भुगतान के लिए इस जमा राशि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पांचवा, इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता बही में उपलब्ध इनपुट क्रेडिट राशि का उपयोग। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता बही में उपलब्ध इनपुट क्रेडिट राशि का उपयोग। इस संबंध में निम्न प्रावधान है। अ, एकीकृत कर आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की राशि का प्रयोग। इस राशि का उपयोग पहले एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जाएगा तथा शेष राशि यदि कोई है का प्रयोग केंद्रीय कर तथा राज्य कर या संघ राज्य क्षेत्र कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है। ब, केंद्रीय कर सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की राशि का प्रयोग। इस राशि का उपयोग पहले केंद्रीय कर के भुगतान के लिए किया जाएगा तथा शेष राशि यदि कोई है का प्रयोग एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है। स, राज्य कर एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की राशि का प्रयोग। इस राशि का उपयोग पहले राज्य कर के भुगतान के लिए किया जाएगा तथा शेष राशि यदि कोई है का प्रयोग एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है। द, संघ राज्य क्षेत्र कर यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की राशि का प्रयोग। इस राशि का उपयोग पहले संघ राज्य क्षेत्र कर के भुगतान के लिए किया जाएगा तथा शेष राशि
यदि कोई है, का प्रयोग एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है। अर्थात उस हेड की राशि का प्रयोग सर्वप्रथम उसी हेड में किया जाएगा और बचने पर ही फिर अन्य हेड में उसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिबद्ध केंद्रीय कर CGST की जमा राशि का प्रयोग राज्य कर या संघ राज्य क्षेत्र कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता। ब राज्य कर या संघ राज्य क्षेत्र कर की जमा राशि का प्रयोग केंद्रीय कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता। छठवां, जमा राशि की वापसी कर, ब्याज, अर्थदंड, शुल्क या अन्य किसी देय राशि के भुगतान के बाद इलेक्ट्रॉनिक नगद खाता बही तथा इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता बही में बची हुई अतिरिक्त राशि को वापस किया जा सकता है। सातवां, इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर निर्धारित माह के लिए करदाता के सभी दायित्वों का लेखा एक इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में किया जाता है। आठवां, भुगतान का क्रम प्रत्येक करदाता अपने कर और अन्य देय राशि का भुगतान निम्न क्रम में करेगा। अ गत वर्ष अवधि के रिटर्न से संबंधित स्वनिर्धारित कर तथा अन्य देय राशि। ब वर्तमान कर अवधि के रिटर्न से संबंधित स्वतः निर्धारित कर तथा अन्य देय राशि। और स धारा 73 एवं 74 के अंतर्गत मांग राशि तथा कोई अन्य राशि। 9वां, कर का भार प्राप्तकर्ता पर इस अधिनियम के अंतर्गत कर के भुगतान का पूर्ण भार माल या सेवा या दोनों के प्राप्तकर्ता पर होगा। अब हम दूसरी विधि देखते हैं। कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज, धारा 50। इस अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यक्ति निर्दिष्ट समयावधि के अंदर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसका कोई भाग अदत्त रहता है ऐसी दर पर ब्याज का भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो GST परिषद की सिफारिशों पर केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है। ब्याज की गणना कर भुगतान की देय तिथि के बाद प्रथम दिन से वास्तविक भुगतान तिथि तक के लिए की जाएगी। यदि करदाता धारा 42(10) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अतिरिक्त दावा अथवा धारा 43(10) के तहत बाह्य कर के दायित्व में अनुचित या अतिरिक्त कमी करता है तो वह उस अनुचित या अतिरिक्त दावे अथवा अनुचित या अतिरिक्त कमी जैसी भी स्थिति हो पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा। तीसरा, स्रोत पर कर की कटौती एवं उसका भुगतान, धारा 51। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, पहला, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या संस्थाएं या दूसरा स्थानीय प्राधिकरण या तीसरा सरकारी एजेंसियां, सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम या चौथा GST परिषद की अनुशंसा पर केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्ति या व्यक्तियों का संवर्ग के लिए ऐसे कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान या जमा से 1% की दर से स्रोत पर कर की कटौती TDS करना अनिवार्य कर सकती है, जहां पर अनुबंध के तहत कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्ति का कुल मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक है। यहाँ पर सीमा निर्धारित की गई है।
कुल मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए। विशेष यदि आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान उस राज्य या केंद्र शासित राज्य में है जो प्राप्तकर्ता के पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लेखित राज्य या केंद्र शासित राज्य से भिन्न है, तो ऐसी दशा में स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी। कटौती की राशि कटौतीकर्ता को उस माह के बाद 10 दिनों के अंदर जिस माह कटौती की जाती है सरकारी कोष में जमा करानी होगी। कटौतीकर्ता कटौतीदार को कटौती के 5 दिनों के अंदर निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, TDS सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसमें अनुबंध मूल्य, कटौती की दर, कटौती की राशि, सरकार को भुगतान की जाने वाली राशि और अन्य विवरण का उल्लेख होगा। और अंतिम चौथा, स्रोत पर कर का संग्रह एवं उसका भुगतान, धारा 52। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक ई-कॉमर्स ऑपरेटर, ध्यान देंगे ये ई-कॉमर्स से जुड़ी हुई है, जो एजेंट न हो के लिए अपनी पोर्टल के माध्यम से ग्राहकों को की गई कर योग्य आपूर्तियों के शुद्ध मूल्य का, जहां पर उन आपूर्तियों के संबंध में प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा होता है। मतलब ई-कॉमर्स में पैसा भी उसके चालक को मिलता है, वह 1% की दर से कर का संग्रह करना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक को कर की संग्रहित राशि उस माह के 10 दिनों के अंदर जिस माह कर का संग्रह किया जाता है सरकारी कोष में जमा करानी होगी। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार अध्याय 4 पूरा होता है। इसे मैंने 2 संदर्भों से तैयार किया है। पहला है सकलेचा श्रीपाल एवं सकलेचा अनित, पुस्तक का नाम है माल एवं सेवा कर, सतीश प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, इंदौर मध्य प्रदेश से प्रकाशित है। और दूसरा भारत का राजपत्र, बुधवार दिनांक 12 अप्रैल 2017। विश्वास है आपको GST को समझने में आसानी हुई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।